हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बी इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। गाइस, आज जो स्टोरी हम रीड करने वाले हैं उसका टाइटल है द फाइटिंग फिंगर्स, यानी झगड़ालू उंगलियां। गाइस, बहुत ही प्यारी और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पढ़कर आपको काफी मजा आएगा और बहुत कुछ इस स्टोरी से आपको सीखने को भी मिलेगा। और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंग्लिश रीडिंग स्किल्स, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, इंग्लिश ग्रामर एंड वोकेबुलरी को। तो गाइस, सबसे पहले मैं हर एक सेंटेंस को इंग्लिश में रीड करूंगा ताकि आप हर एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन जान पाए, और उसके बाद एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग मैं आपको बताऊंगा ताकि आप इंग्लिश को बिल्कुल आसानी के साथ पढ़ पाएं, समझ पाएं और बोल भी पाएं। और इसके अलावा इसमें जो ग्रामर का पार्ट है उसको बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करते चलेंगे, और जो वोकेबुलरी है उसको भी मैं बिल्कुल डिटेल में आपको बताता चलूंगा। आपके पास कॉपी पेन पेंसिल जो भी है आप निकाल लीजिए, और मेरे साथ साथ आपको जो भी वर्ड नहीं पता है उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो गाइस, आप मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, और स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। द फाइटिंग फिंगर्स, यानी झगड़ालू उंगलियां। यहाँ पर फिंगर्स की बात की गई है, और फिंगर्स क्या है? फिंगर्स जो है अपने आप में एक नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और ऐसे वर्ड जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उनको हम कहते हैं एडजेक्टिव। तो इस तरह से फाइटिंग का मतलब है झगड़ा करने वाला या झगड़ा करने वाली, और ये एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच भी है। तो स्टोरी के थ्रू इस टाइटल को हम समझते हैं। वंस द फोर फिंगर्स एंड द थंब ऑफ अ हैंड हैड एन आर्ग्यूमेंट। वंस एक बार, द फोर फिंगर्स चार उंगलियां, एंड द थंब और अंगूठा ऑफ अ हैंड एक हाथ का। हैड का मतलब है यहाँ पर छिड़ गई थी, शुरू हो गई थी। एन आर्ग्यूमेंट एक बहस। तो एक बार एक हाथ की चार उंगलियां और अंगूठे के बीच में बहस छिड़ गई थी। गाइस, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो यहाँ जो हेड है वो सिंपल पास्ट फॉर्म में है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में है। हेड का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होता है, पोजीशन फॉर्म में भी होता है, और मेन वर्ब के फॉर्म में भी किया जाता है। तो यहाँ पर हेड का यूज मेन वर्ब के फॉर्म में किया गया है, यानी सेकेंड फॉर्म। फर्स्ट क्या होती है? फर्स्ट होती है हैव, सेकेंड हैड, थर्ड हैड, फोर्थ हैविंग, और फिफ्थ फॉर्म जिसको हम एस या ईएस वाली फॉर्म कहते हैं जो सिंगुलर के साथ यूज की जाती है वो होती है हैज। तो इन सब चीजों को आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ, एक बार एक हाथ की चार उंगलियां और अंगूठी के बीच में बहस छिड़ गई थी। ईच फिंगर आर्ग्यूड दैट इट वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो क्या मतलब हुआ? ईच फिंगर का मतलब है हर उंगली, हर उंगली ने यानी प्रत्येक उंगली ने। आर्ग्यूड का मतलब है तर्क दिया, तर्क का मतलब होता है विचार रखा। दैट की, इट यानी वो, वॉज थी, द मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। प्रत्येक उंगली ने ये तर्क दिया कि वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, यानी हर उंगली अपने आप को ये कह रही थी कि वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोस्ट लगा हुआ है यहाँ पर, तो मोस्ट क्या है? इम्पोर्टेंट आपका एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो विशेषता बताता है किसकी? इट की। और इट एक प्रोनाउन है, किसके लिए यूज किया गया है? फिंगर के लिए, यानी वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। तो इस तरह से जो मोस्ट है वो एक सुपरलेटिव डिग्री है। एडजेक्टिव की तीन डिग्री होती है, एक पॉजिटिव, एक कंपैरेटिव और एक होती है सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव डिग्री सबसे कंपैरिजन करती है, यानी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, इसका ये मीनिंग निकल कर आ रहा है। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा दा का यूज किया जाता है। तो इस तरह से इस सेंटेंस का मतलब हुआ, प्रत्येक उंगली ने ये तर्क दिया कि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। द थंब claimed I am essential for eating, writing and holding an object. द थंब अंगूठे ने क्लेम्ड दावा किया, यानी अपनी बात को बिल्कुल दावे के साथ पेश किया। क्या कहा? यहाँ पर ये कॉमा लगा है और आगे से एक इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हुआ है। और जो भी बात इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है, यहाँ तक जो भी बात इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कही जाती है उस उतने पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। और जब स्पीकर अपनी बात को जहां से स्टार्ट करता है, जो ये इतना पार्ट है, यानी अंगूठे ने दावा करते हुए कहा, कॉमा स्टार्ट हो गया, तो ये होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। और इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो बात रखी जाती है वो होता है रिपोर्टेड
स्पीच। तो इस तरह से ये होता है डायरेक्ट नरेशन। आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस पढ़े होंगे इंग्लिश ग्रामर में, तो ये वही है। तो अंगूठे ने क्या दावा किया? मैं हूं इसेंशियल यानी आवश्यक, फॉर ईटिंग खाने के लिए, राइटिंग लिखने के लिए, एंड होल्डिंग पकड़ने के लिए, एन ऑब्जेक्ट यानी किसी भी चीज को। तो ये दावा किया कि मैं किसी भी चीज को पकड़ने के लिए, लिखने के लिए और खाने के लिए आवश्यक हूं। तो यहाँ पर जो फॉर है वो एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन क्या होता है? इट कम्स बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन। यानी ये किसी एक नाउन या प्रोनाउन के पहले यू आकर उसका रिलेशन दूसरे नाउन या प्रोनाउन से दिखाता है। यहाँ पर मैं ये बात करता हूँ ईटिंग, राइटिंग और होल्डिंग की। ये तीनों एक ही फॉर्म में यूज हुए हैं। कौन सी फॉर्म है? जेरेंड फॉर्म। जेरेंड फॉर्म, जेरेंड का मतलब क्या होता है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म को जेरेंड फॉर्म कहते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होना। और जब इसका यूज नाउन फॉर्म में होता है तब ये जेरेंड होता है। तो ये या तो ऑब्जेक्ट में होगा या फिर सब्जेक्ट के रूप में होगा, और इसका हिंदी अनुवाद ना से करते हैं, यानी खाना, लिखना और पकड़ना। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। द इंडेक्स फिंगर आर्ग्यूड आई एम इसेंशियल टू पॉइंट आउट एनी ऑब्जेक्ट। तो हर एक उंगली या अंगूठा अपनी अपनी बात को रख रहे हैं, तो वो जो बात कह रहे हैं उसको हमें रिपोर्टेड स्पीच के रूप में रखना पड़ेगा, यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर कौन सी होती है? जैसे ये फिंगर है, तो इसमें जो ये वाली फिंगर है ये इंडेक्स फिंगर है। इंडेक्स फिंगर ने आर्ग्यूड यानी तर्क दिया, आई एम इसेंशियल, मैं आवश्यक हूं, मैं जरूरी हूं, टू पॉइंट आउट यानी बताने के लिए, इशारा करने के लिए, एनी ऑब्जेक्ट यानी किसी भी चीज को। तो उसने ये तर्क दिया कि मैं किसी भी चीज को बताने के लिए, उसकी तरफ इशारा करने के लिए आवश्यक हूं। द मिडिल फिंगर यानी बीच वाली उंगली ने, जो सबसे लंबी होती है, सैड कहा, क्या कहा? आई एम डेफिनेटली द लॉन्गेस्ट अमोंग अस, एंड सो आई एम द नेचुरल लीडर ऑफ दिस फैमिली। तो मिडिल फिंगर ने क्या कहा? आई एम, मैं हूं, डेफिनेटली यानी निश्चित रूप से, यानी पूरे भरोसे के साथ जब हम कोई बात कहते हैं तो उसका मतलब डेफिनेटली यानी निश्चित रूप से, द लॉन्गेस्ट सबसे लंबी उंगली, अमोंग अस यानी हम सभी में, एंड सो और इसलिए, आई एम मैं हूं, द नेचुरल लीडर यानी स्वाभाविक लीडर कहते हैं, यानी नेता, यानी नेतृत्व करने वाला, ऑफ दिस फैमिली यानी इस फैमिली की मैं एक नेचुरल लीडर हूं। तो यहां पर बात करते हैं डेफिनेटली की। डेफिनेटली जो है वो आपका एक एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्योंकि निश्चित रूप से ये एक तरीका बताया जा रहा है। जब कोई भी वर्ड तरीके को बताता है तो वो एडवर्ब होता है। मैं निश्चित रूप से हूं, क्या हूं? लॉन्गेस्ट यानी सबसे ज्यादा लंबी। देखो यहां पर फिर से ये सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया है। इसकी पहचान ये होती है या तो मोस्ट का यूज किया जाएगा, वरना लास्ट में ईएसटी लगा होगा और पहले दा लगा होगा। ये द लॉन्गेस्ट सबसे लंबी उंगली, अमोंग अस यानी हम, हमारे बीच में, इसलिए मैं इस परिवार की नेचुरल लीडर हूं। द रिंग फिंगर सेड, आई एम द सिंबल ऑफ लव, रोमांस, मैरिज एंड फैमिली लाइफ। तो क्या कहा उसने? उसने कहा, जो रिंग फिंगर होती है जिसमें अंगूठी पहनाई जाती है, कि आई एम द सिंबल, मैं प्रतीक हूं, ऑफ लव प्रेम का, रोमांस का, मैरिज शादी का, एंड फैमिली लाइफ और यानी पारिवारिक जीवन का। मैं पारिवारिक जीवन, शादी, रोमांस और प्रेम का प्रतीक हूं। आई एम डेकोरेटेड विद अ गोल्डन रिंग ड्यूरिंग एंगेजमेंट एंड मैरिज। आई एम डेकोरेटेड, मुझे सजाया जाता है, विद यानी से, अ गोल्डन रिंग यानी एक सोने की अंगूठी, ड्यूरिंग यानी समय, एंगेजमेंट जिसको हम मंगनी कहते हैं, एंड मैरिज और शादी के, मुझे शादी और एंगेजमेंट के समय एक सोने की अंगूठी से डेकोरेट किया जाता है, यानी पहनाई जाती है। द लिटिल फिंगर सेड, छोटी उंगली ने कहा, जो सबसे छोटी वाली होती है, यानी ये वाली, आई एम द स्मॉलेस्ट बट आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल फिंगर। तो उसने क्या कहा? मैं हूं। अब यहां पर द स्मॉलेस्ट यानी हर कोई अपने आप को सुपर मान रहा है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। तो जो एक लंबी उंगली थी वो अपने आप को लॉन्गेस्ट कह रही है, और ये कह रही है आई एम द स्मॉलेस्ट यानी मैं सबसे छोटी हूं, बट लेकिन आई एम, मैं हूं, द मोस्ट ब्यूटीफुल फिंगर यानी सबसे ज्यादा सुंदर उंगली, लेकिन मैं सबसे ज्यादा सुंदर उंगली हूं। सडनली द ओनर ऑफ द हैंड कॉल्ड आउट, ईच ऑफ यू इज इसेंशियल टू मी। देखो कितनी अच्छी बात कही है,
यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट चल रही थी, जो बहस चल रही थी, उसके बाद ये बहुत ही खूबसूरत सेंटेंस आता है जो देखिए क्या बताता है। अचानक से द ओनर यानी मालिक ऑफ द हैंड, हाथ के कॉल्ड आउट यानी कहा, अचानक से जो हाथ के मालिक था उसने कहा, क्या कहा, ईच ऑफ यू यानी तुम सभी, यहाँ पर प्रत्येक उंगली की उसने बात कर दी। तुम सभी इज यानी इसका मतलब है यानी तुम में से जो प्रत्येक उंगली है वो है इसेंशियल यानी जरूरी टू मी मेरे लिए, यानी तुम में से हर एक मेरे लिए जरूरी है। ईच ऑफ यू यानी तुम सभी इज हो हेल्पलेस का मतलब होता है असहाय या मजबूर, एंड यूजलेस और बेकार, विदाउट बिना द असिस्टेंस का मतलब होता है मदद ऑफ द अदर्स दूसरे की, यानी तुम सभी दूसरे की मदद के बिना बेकार हो, हेल्पलेस हो, यानी तुम सभी को एक दूसरे की जरूरत है। तुम में से ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सब अपना वर्क करने के लिए, अपना काम करने के लिए एक दूसरे की हेल्प चाहिए होती है। तो आगे देखिए, नो वन इज वीक और अनइम्पोर्टेंट। नो वन कोई नहीं इज होता है वीक कमजोर, और अनइम्पोर्टेंट यानी महत्वहीन। महत्वहीन का मतलब है जिसका कोई महत्व ना हो, जो जरूरी ना हो। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट से बना है, जिसमें हमने अन लगाने से ये अनइम्पोर्टेंट बन जाता है, और जिसका जो इंपॉर्टेंट का एक अपोजिट वर्ड है। इंपॉर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण या लेकिन अनइम्पोर्टेंट का मतलब है महत्वहीन। तो कोई भी महत्वहीन और कमजोर नहीं है। द फिंगर्स डिड नॉट आर्ग्यू आफ्टर दैट एंड लिव इन हारमोनी। द फिंगर्स उंगलियों ने डिड नॉट आर्ग्यू यानी बहस नहीं की, आफ्टर दैट उसके बाद में, एंड लिव्ड और रहने लगी इन हारमोनी का मतलब होता है सद्भाव से। सद्भाव क्या होता है? सद्भाव होता है यानी अच्छी भावना का मतलब होता है एक दूसरे के लिए प्रेम की भावना रखना, उसको हारमोनी कहते हैं। तो उसके बाद से उंगलियों ने बहस करना बंद कर दिया और सद्भाव के साथ रहने लगी। तो मोरल इस स्टोरी का ये है, यूनियन इज स्ट्रेंथ यानी एकता में बल है। यानी अगर हम मिलकर रहेंगे, एक साथ रहेंगे, तो हम सबसे ज्यादा स्ट्रांग होंगे, बहुत ताकतवर हो सकते हैं। लेकिन अगर हम एक दूसरे से लड़कर अलग हो जाएंगे तो हम कमजोर होंगे और अनइम्पोर्टेंट भी बन जाएंगे। तो इस तरह से कहते हैं कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ या यूनियन इज स्ट्रेंथ, मिलकर रहिएगा। तो गाइज, आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।